हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अणु एवं अणुभार का अध्ययन करेंगे। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल और अणुभार को मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अणु को समझते हैं कि अणु क्या होते हैं। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहा जाता है। अणु के बारे में जो कुछ पुरानी बातें बताई गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि 800 ईसा पूर्व भारत में एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम महर्षि कणाद था। उन्होंने बताया था कि यदि पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम उसको और विभाजित नहीं कर सकते। तो जो सबसे छोटा कण प्राप्त हुआ उसको उन्होंने अति सूक्ष्म कण नाम दिया था, जो बाद में परमाणु के नाम से जाना गया। और यही अति सूक्ष्म कण जब आपस में संयुक्त होते हैं तो बड़े कणों का निर्माण करते हैं और यही बड़े कण जो है वो अणु कहलाते हैं। बाद में जो और साइंटिस्ट आए उन्होंने जो है अणु की दूसरे तरह से परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। इस परिभाषा को फिर से संशोधित किया गया और जो आधुनिक परिभाषा दी गई है उसमें ये बातें बताई गई हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के समस्त गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाता है। यही परिभाषा जो है आधुनिक परिभाषा है, यही आजकल चल रही है। इसी को हम लोग यहाँ समझते हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, चाहे लिख लीजिए चाहे छोटा से छोटा कण लीजिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के यानी जिसमें से उसको निकाला गया उस पदार्थ के समस्त गुण उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। अणु या मॉलिक्यूल कहलाता है। एक बार डेफिनेशन हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, दोहरा लेते हैं कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के समस्त गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाता है। तो एक अणु की परिभाषा है। अणु के बारे में बताया गया है कि अणु को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अणु को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला जो है अणुओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें जो पहला बताया गया है तत्वों के
अणु बनते हैं उन्हें तत्वों के अणु कहते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समपरमाणविक अणु जो होते हैं। समपरमाणविक तत्व, तत्व किसे कहते हैं? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वे शुद्ध पदार्थ जो एक जैसे परमाणुओं से निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। इसको आप समपरमाणविक अणु भी बोल सकते हैं। समपरमाणविक अणु, इसमें समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। और दूसरा जो है यौगिकों के अणु या यौगिक के अणु, मतलब यौगिकों के अणु। तो सबसे पहले हम लोग तत्वों के अणु के बारे में समझेंगे कि तत्वों के अणु क्या होते हैं। तत्वों के अणु के बारे में बताया गया है कि वे अणु, तत्वों के अणु या समपरमाणविक अणु, समपरमाणविक अणु इस मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसके बारे में बताया गया है कि वे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्वों के अणु कहलाते हैं, और समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको समपरमाणविक अणु भी कहा जा सकता है। तो वे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं या निर्मित होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं, तत्वों के अणु या समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। इन्हें एक नाम और दिया गया है, इन्हें समनाभिकीय अणु भी कहा जाता है। इन्हें समनाभिकीय अणु भी कहते हैं, यानी समान प्रकार के नाभिक से बनते हैं, इसलिए इन्हें समनाभिकीय अणु भी कहा जा सकता है। इनके बारे में बताया गया है कि ये एक परमाणविक, दो परमाणविक और एक परमाणविक या एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु या त्रिपरमाणु आदि प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है एक परमाणविक अणु का उदाहरण क्या होगा? एक परमाणविक अणु में जैसे एक्टिव गैसें आती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सब जो है एक परमाणविक अणु होंगे। इसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं। दूसरा जो एक परमाणविक अणु का उदाहरण आगे यहाँ लिख दे रहे हैं कि एक परमाणु अणु, ये सब एक परमाणविक अणु है। यहाँ उदाहरण लिख दे रहे हैं। एक परमाणु अणु कौन कौन हो सकते हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सब जो है एक परमाणु। दो परमाणविक अणु में कौन कौन आएंगे? दो परमाणविक अणु
ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलके आप O2 यानी ऑक्सीजन का 2 परमाणु कण बनाते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में संयुक्त होकर N2 नाम के या N2 सूत्र का जो 2 परमाणु कण बनाते हैं। ऐसे Cl2 क्लोरीन का अणु बन गया, क्लोरीन के 2 परमाणु के संयोग से, ब्रोमीन के 2 परमाणु के संयोग से ब्रोमीन का अणु बन गया, आयोडीन के 2 परमाणु के संयोग से आयोडीन का अणु बन गया। तो ये सब 2 परमाणु अणु है। ऐसे अनेक आप समझेंगे आगे। त्रिपरमाणु कण में त्रिपरमाणु या त्रिपरमाणु कण, कोई आपसे पूछे कि किसी एक त्रिपरमाणु अणु का नाम बताइए, तो आप बताइए ओजोन। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जब संयुक्त होते हैं तो O3 का निर्माण करते हैं, यानी ये ओजोन है। ऐसे कोई पूछे 4 परमाणु कण का उदाहरण बताओ। 4 परमाणु अणु, 4 परमाणु कण, 4 परमाणु कण कौन कौन हो सकते हैं? जैसे फास्फोरस है P4, इसमें फास्फोरस के 4 परमाणु जो है वो आपस में जब संयुक्त होते हैं तो फास्फोरस का अणु बन जाता है। ऐसे एक अष्टपरमाणु अणु होता है, अष्टपरमाणु अणु। इन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो अष्टपरमाणु अणु कौन होते हैं? सल्फर का अणु जो होता है वो अष्टपरमाणु अणु होता है, S8 इसका सूत्र होता है। तो इस तरह से तत्वों के अणु के बारे में हम लोगों ने जाना कि वे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तत्वों के अणु कहलाते हैं। तो समान प्रकार के परमाणुओं से बने होने के नाते इन्हें समपरमाणु अणु भी कहा जाता है। और समान प्रकार इनमें जो है नाभिक भी समान होते हैं, इसलिए इन्हें समनाभिकीय अणु भी कहा जा सकता है। ये एक परमाणु, 2 परमाणु, त्रिपरमाणु प्रकार के होते हैं। इसमें एक परमाणु कण में कौन कौन उदाहरण होगा? हीलियम या आर्गन। ऐसे 2 परमाणु में कौन एग्जाम्पल लिया जा सकता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। त्रिपरमाणु कण कौन हो सकता है? ओजोन। 4 परमाणु कण में कौन आएगा? फास्फोरस P4। ऐसे 8 परमाणु कण का उदाहरण सल्फर का अणु जो होता है वो अष्टपरमाणु होता है, S8 के नाम सूत्र से लिखा जाता है। तो ये हो गया तत्वों के अणु। अब हम लोग यौगिकों के अणु के बारे में जानकारी करते हैं। यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के अणुओं का निर्माण एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे अणु जिनका निर्माण एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है यौगिकों के अणु कहलाते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं कि वे अणु जिनका निर्माण एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है, वे अणु जिनका निर्माण एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है यौगिकों के अणु कहलाते हैं। यौगिकों के अणु कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे इसमें भी बताया गया है कि इन्हें विषम परमाणु अणु भी कह सकते हैं। यौगिकों के अणु कहलाते हैं
इन्हें विषम परमाणविक, एक से अधिक प्रकार के परमाणु रहेंगे इसलिए इन्हें विषम परमाणविक अणु भी कहते हैं, अणु भी कहते हैं। इनमें भी जो है बताया गया है कि 2 परमाणविक, 3 परमाणविक, 4 परमाणविक, 5 परमाणविक, ऐसे इसमें भी होते हैं। तो पहले 2 परमाणविक में देखिए, जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ मिलकर होकर के HCl बनाता है। तो ये देखिए इसमें जो बताया गया है कि वे अणु जिनका निर्माण एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है यौगिकों के अणु या विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। इसमें देखिए HCl एक यौगिक है और इसका एक अणु, और इसके एक अणु का जो सूत्र बनेगा वो HCl केवल बनेगा। तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो परमाणु हैं इसे विषम परमाणु अणु कहा गया है। ऐसे HBr, HI, KI, तो ये तो 2 परमाणु मिले हैं इसमें। ऐसे देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए क्लोरीन के 2 परमाणु मैग्नीशियम के एक परमाणु से जुड़ गए। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है। ऐसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, अनेक प्रकार के उदाहरण, अनेक प्रकार के, ये सब जो है यौगिकों के अणु या विषम परमाणविक अणु कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो एक अणु के बारे में हो गया, अणु के बारे में उम्मीद है कि अब आपको जानकारी हो गई होगी। अब अणुभार के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग कि अणुभार क्या होता है। अणुभार के बारे में बताया गया है कि किसी पदार्थ का अणुभार को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। एक बार फिर से सुनते हैं, हो सकता है कुछ त्रुटि हो, यहाँ लिख देते हैं पहले एक बार। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है, अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु से, एक कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। एक डेफिनेशन बताते समय एक छूट गया होगा पीछे 12वें भाग से, एक बार फिर इसको बढ़िया से याद कर लेते हैं। 12वें भाग से कितना गुना भारी है कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के, चाहे बोलिए चाहे सीधे कहिए कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान
के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने में। तो कार्बन 12 यहाँ माने बनाया गया है कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी। इसका सूत्र क्या है? पदार्थ का अणुभार बराबर पदार्थ का अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बटा पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बटा 1/12 गुणे कार्बन 12 परमाणु के 12वें। कार्बन 12 जब यहाँ 12 लिख देंगे तो सीधे लिखिए कार्बन 12 परमाणु के कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 परमाणु समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। जब आप 12 भाग दे देंगे तो इसका 12वां भाग मिल जाएगा। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु। तो ये सूत्र हो गया पदार्थ का अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बटा, चाहे यहाँ आप सीधे लिख दीजिए कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान, चाहे ऐसे लिख दीजिए और चाहे ऐसे लिख दीजिए कि 1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो ये सूत्र हो गया। आगे बताया गया है कि अणुभार एक आपेक्षिक संख्या होती है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगर जैसे कोई पूछे कि अणुभार की क्या इकाई होती है तो आपको बताना होगा कि यह एक आपेक्षिक संख्या होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आगे फिर बताया गया है कि तो ग्राम अणुभार क्या होता है, कोई पूछ ले, कोई पूछे कि ग्राम अणुभार क्या होता है तो आप बताइए कि जब अणुभार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राम अणुभार क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो इसमें बताइए कि जब अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे पीछे बताया गया था कि जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। वैसे अणुभार के लिए भी है कि जब अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कोई कहे कि ऑक्सीजन की एक अणु का द्रव्यमान या ऑक्सीजन का अणुभार 32 है तो इसके ग्राम अणुभार को बताइए। तो आप बताइए कि ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार 32 ग्राम होगा। 32 ग्राम, केवल ग्राम उसे में जोड़ देना है। तो इस तरह से एक ग्राम अणुभार हो गया। अगर मान लीजिए किसी यौगिक का वाष्प घनत्व ज्ञात हो और उसके अणुभार की गणना आपसे करने के लिए कहा जा रहा हो तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ एक सूत्र बताया गया है कि वाष्प घनत्व की सहायता से अणुभार ज्ञात करना। मान लीजिए किसी यौगिक का वाष्प घनत्व दिया गया है और आपको उसके अणुभार की गणना करने के लिए कहा गया, तो इसके लिए बताया गया है कि एक सूत्र है कि अणुभार बराबर या आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। एक सूत्र है, इसी सूत्र की सहायता से जो है हम यौगिक के अणुभार की गणना कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक यौगिक का वाष्प घनत्व, एक यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है, तो इसके अणुभार की गणना कीजिए।
सीधे वाष्प घनत्व दिया गया है, उसका सूत्र लगा दीजिए, ऊपर वाला जो सूत्र है इसी में लगा दीजिए। तो अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व दिया गया है 23, तो इसलिए यहाँ लिख दीजिए 23, गुणा कर दीजिए 23 में 46। इस तरह से यौगिक का वाष्प घनत्व 23 होने पर इसका अणुभार जो है 46 प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अणुभार की कोई इकाई नहीं होती, इससे आगे इकाई नहीं लिखी गई। तो ये हो गया अणुभार और वाष्प घनत्व की सहायता से किसी पदार्थ के अणुभार की गणना कैसे की जा सकती है, उसकी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया गया है 80 90 370 324। इस पे अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस नंबर को याद रखे रहें, इसी पे आप अपना क्वेश्चन भेजकर हम उसको सॉल्व करके आपके पास फिर से वापस भेज देंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।